मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाला एक 19 साल का लड़का अपनी मां के कैंसर का इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। लेकिन हॉस्पिटल में काफ़ी दिन बिताने के बाद भी उसको अपनी मां की हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। अपनी मां का इलाज करवाने के दौरान उस लड़के की मुलाकात मेडिकल कॉलेज से लिंक एक हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर से होती रहती थी। और वहां पर उसको एक बात सुनने को मिलती रहती थी कि जिस हॉस्पिटल में वो अपनी मां का इलाज करवा रहा है, उस हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टर्स फेक हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि उस लड़के की मां की डेथ हो जाती है और ये हादसा उसको अंदर से तोड़ कर रख देता है। मां की मौत के गम में बैठा वो लड़का अब इस पूरे फेक डॉक्टर्स के स्कैम को एक्सपोज करने का फैसला करता है। एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से होती है जो इसी स्कैम की मदद से पैसे देकर डॉक्टर बना था। वो डॉक्टर उस लड़के को बताता है कि जिस दिन उसका एग्जाम था उस दिन उसे एग्जाम हॉल के पास एक मॉल में बैठकर मूवी देखने को कहा गया। और उस दिन उसने एक नहीं बल्कि दो मूवीज देखी ताकि उसकी लोकेशन एग्जाम हॉल के एरिया के आसपास शो हो सके और वो किसी सीसीटीवी कैमरा में ना दिखे। उस डॉक्टर की बात सुनकर वो लड़का अंदर से हिल जाता है। उस लड़के को अब समझ आने लगता है कि जिस समुद्र में वो एक मछली को पकड़ने की तलाश में कूदना चाहता था, असल में वहां पर कई शार्क्स उसका खून पीने को तैयार बैठी थी। लेकिन वो डरता नहीं है और इस पूरे स्कैम को प्रूफ के साथ कानून के सामने रखता है। पर उसको अंदाजा नहीं था कि जिस कानून पे वो भरोसा करके मदद मांग रहा है, असल में वहां पर भी कई लोग पैसा देकर उस पोस्ट पर बैठे थे। इस पूरे स्कैम में इतने बड़े लोग शामिल थे कि इस लड़के की बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और अपनी लड़ाई जारी रखता है। और इस लड़के का नाम था आशीष चतुर्वेदी। लेकिन फिर तारीख आती है 6 जुलाई 2013। इंदौर पुलिस के क्राइम ब्रांच को सुबह 6 बजे एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज व्यापम बोर्ड जो प्री मेडिकल टेस्ट करवाने वाला है, उस एग्जाम में कुछ बाहर के लोग असली कैंडिडेट की जगह पेपर देने आए हैं और कुछ लोग ऐसे आए हैं जो दूसरे कैंडिडेट को नकल करवाने आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और इंदौर के अलग अलग होटल से लगभग 20 लोगों को अरेस्ट करती है। और पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देने वाले इंसान थे डॉक्टर आनंद राय, जो साल 2000 से ही अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल फील्ड में हो रहे एडमिशन स्कैम को नोटिस कर रहे थे। और इस स्कैम को एक्सपोज करने वाले डॉक्टर आनंद राय दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं। इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करने वाला एक तीसरा चेहरा भी था, जिसने इस स्कैम में शामिल हाई प्रोफाइल लोगों का नाम सामने लाया और बड़े बड़े नेताओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन वक्त में थोड़ा आगे चलें तो एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जिसने सारे न्यूज़ चैनल्स को हिला कर रख दिया था। आज तक न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर अक्षय सिंह जो इसी स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब उनको एक ऐसी लड़की के केस के बारे में पता चलता है जिसकी लाश 7 जनवरी 2012 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक रेलवे ट्रैक पर मिली थी, जिसका नाम था नम्रता दामोर। इस लड़की की मौत से कुछ दिन पहले पुलिस ने इस लड़की से उस स्कैम के रिलेटेड पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद ही ये लड़की मारी जाती है। पुलिस का कहना था कि ये एक सुसाइड है, पर उस लड़की के घर वालों का कहना था कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। इस केस का अक्षय सिंह को ठीक 3 साल बाद यानी 2015 में पता चलता है। इस खबर के पता चलते ही अक्षय सिंह तुरंत मध्य प्रदेश के लिए निकल जाते हैं और मध्य प्रदेश पहुंचते ही अक्षय सिंह की मुलाकात होती है आशीष चतुर्वेदी से, जो इस पूरे स्कैम को पहले से ही एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। अक्षय सिंह लगभग 3 दिन आशीष चतुर्वेदी के साथ बिताते हैं, जिसमें आशीष चतुर्वेदी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इस स्कैम के रिलेटेड अक्षय सिंह को देते हैं। आशीष चतुर्वेदी अक्षय सिंह को ये भी बताते हैं कि कैसे ये स्कैम हर डिपार्टमेंट में कैंसर की तरह फैला हुआ है। अक्षय सिंह आशीष चतुर्वेदी को कहते हैं कि इस स्कैम में शामिल इन सब बड़े लोगों का नाम अब मैं दुनिया के सामने लाऊंगा। और फिर अक्षय सिंह उस लड़की के घर वालों से मिलने जाते हैं जिसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी, ताकि वो उस लड़की की मौत की असली वजह जान सकें। उस लड़की के घर वालों से लगभग 1 घंटा बात करने के बाद अक्षय सिंह की सांस फूलने लगती है, हाथ अकड़ने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। अक्षय सिंह के कैमरामैन और उस लड़की का भाई एक ड्राइवर के साथ अक्षय सिंह को हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं। एक बड़े न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर की इस तरह रहस्यमय मौत न्यूज चैनल्स में आग लगा देती है, जिस आग में अब बहुत से लोगों के घर जलने वाले थे। ये एक ऐसा स्कैम था जिसके बारे में जानने वाले या इस स्कैम को एक्सपोज करने की कोशिश करने वाले 44 लोगों की अननेचुरल डेथ ऑन रिकॉर्ड सामने आती है। ये पूरा स्कैम इतना बड़ा था जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे और इसमें एक नाम इतना बड़ा था जिससे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यानी इस स्कैम को एक्सपोज करने वाला तीसरा सबसे बड़ा चेहरा सामने लाता है,
जो उसकी जान के लिए खतरा बन जाता है। हालात ऐसे हो चुके थे कि जो इस स्कैम के बारे में जान गया, समझो वो जान से गया। ये कहानी है भारत देश के सबसे बड़े स्कैम की, द व्यापम स्कैम। इस पूरे स्कैम की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोग जहर खाकर मर गए और कुछ लोग एक्सीडेंट में मारे गए। कुछ लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए और कुछ लोगों की मौत को सुसाइड बोलकर केस को क्लोज कर दिया गया। आखिर क्या था ये व्यापम और कैसे आम जनता के रखवाले आम जनता के ही कातिल बन गए, और कौन थे वो हाई प्रोफाइल लोग जिन्होंने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। इस पूरे स्कैम को जानने के लिए हमें वक्त में कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी और एमपी में व्यापम केस को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की है। बहुचर्चित व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी की है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में रोज नई जानकारी सामने आ रही है। व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच लगातार जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश एसटीएफ ने एक और एफआईआर दर्ज की है। आखिर ऐसा क्या है व्यापम घोटाले में जो अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है? हमारे साथी रिपोर्टर अक्षय सिंह की मौत इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस खबर की तफ्तीश के लिए वो मध्य प्रदेश गए थे, उस खबर में दर्जनों मौतें लिपटी। अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आप मुझे एक बार कॉल करा देते, मुझे उससे एक बार बात करा देते। इतना हरासमेंट किया कि वो अंदरूनी झेल नहीं पाए हैं। मैंने कोई बीमारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, उसमें गए हो तुम्हारा दिल बहुत दुख रहा है, बता लीजिए। कह रहे थे छाती में दर्द हुआ और यहाँ पे आए तो कह रहे डेथ हो गई। तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगना चाह रहा है जेल से। जब इनकी अर्जी लगती हाई कोर्ट में, यानी पेश होने वाले थे पेशी, उससे पहले क्यों हमारे यहाँ थे? जो आया तो जाएगी, चाहे जेल में हो या रेल में हो। व्यापम में जितने लोग 1000 लोग लगभग गिरफ्तार हैं, उनमें से और अधिकांश लोगों की हत्या कर दी जाएगी। साल था 1982। मध्य प्रदेश की सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन करवाने के लिए एक बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा गया व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे शॉर्ट में व्यापम भी कहा जाता था। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम करवाने वाले इस बोर्ड को साल 2007 और 8 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार 4 और डिपार्टमेंट के एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी देती है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती, पटवारी और फूड इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम थे। और व्यापम बोर्ड और भी बहुत से एग्जाम करवाता था, जिसमें स्कूल टीचर, डेयरी सप्लाई ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड और ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल जैसे एग्जाम भी शामिल थे। और हर साल लगभग 3.2 मिलियन स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते थे। आम जनता की नजर में सब कुछ अच्छा चल रहा था और सरकार के कंट्रोल में था। लेकिन फिर तारीख आती है 6 जुलाई 2013। इंदौर पुलिस के क्राइम ब्रांच को 6 जुलाई सुबह 6 बजे एक कॉल आती है कि आज व्यापम बोर्ड जो प्री मेडिकल टेस्ट करवाने वाला है, उसमें कुछ बाहर के लोग असली कैंडिडेट की जगह पेपर देने आ रहे हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और इंदौर के अलग अलग होटल से लगभग 20 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स थे जो दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर देने आए थे, पर इनको इंदौर बुलाने वाला कौन था? इन 20 लोगों से पूछताछ की जाती है और नाम सामने आता है डॉक्टर जगदीश सागर का। 15 जुलाई 2013 को पुलिस डॉक्टर जगदीश सागर को अरेस्ट करती है। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि डॉक्टर जगदीश सागर व्यापम बोर्ड के मेंबर भी नहीं थे। तो आखिर वो कौन लोग थे जो व्यापम बोर्ड के अंदर से इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे थे? डॉक्टर जगदीश सागर से पूछताछ के दौरान 4 लोगों का नाम सामने आता है। चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा, सिस्टम एनालिस्ट अजय सेन, व्यापम एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी और प्रोग्रामर सीके मिश्रा। पुलिस इन 4 लोगों को अरेस्ट करती है। इन 4 लोगों को अरेस्ट करने के बाद आखिर क्या हुआ, किन किन लोगों का नाम सामने आया और कैसे एक एक्सेल शीट बड़े बड़े नेताओं के गले का फंदा बन गई, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे ये लोग इस पूरे स्कैम को अंजाम देते थे और कैसे स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम दिए ही फर्स्ट रैंक दे दिया जाता था। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था 3 मेन मेथड्स का। मेथड नंबर 1, असली कैंडिडेट की जगह फर्जी कैंडिडेट बिठा दिए जाते थे। पर यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं था। सबसे पहले इस स्कैम से जुड़े लोग ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढते थे जो ज़्यादा पैसे दे सके पास होने के लिए,
और जनरली ऐसे स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर से उठाए जाते थे, जिसके बाद असली कैंडिडेट और फेक कैंडिडेट के 2 फोटोज लिए जाते थे। फिर उनको एडिट करके उन दोनों के चेहरे को मिलाकर एक चेहरा बनाया जाता था जो दोनों कैंडिडेट से 50-50% मैच करता था, ताकि एग्जामिनर जज ना कर सके कि ये कैंडिडेट असली है या नकली। अब चेहरे तो मैच हो गए, लेकिन सिग्नेचर कैसे मैच होगा? तो सिग्नेचर मैच करने के लिए असली कैंडिडेट का नाम कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता था, जो असली कैंडिडेट और फेक कैंडिडेट आसानी से लिख सकते थे। मेथड नंबर 2, पास हो चुके स्टूडेंट्स दोबारा पेपर देने आते थे। इस मेथड में असली कैंडिडेट के पास फेक कैंडिडेट को बिठा दिया जाता था रोल नंबर्स को मैनिपुलेट करके, जो व्यापम बोर्ड के ऑफिशियल्स एग्जाम से पहले ही कर देते थे। मेथड नंबर 3, और यही वो एक मेथड था जिसकी वजह से ये स्कैमर्स पकड़े जाते हैं। इस मेथड में कैंडिडेट अपनी OMR शीट खाली छोड़ देते थे। एग्जाम खत्म होने के बाद स्कैनर मशीन्स में जब इन OMR शीट्स को स्कैन किया जाता था फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए, तो जिस कैंडिडेट ने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते थे उसके उतने ही मार्क्स एक कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाते थे, जिसके बाद इन OMR शीट्स को एक स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता था, जहां से इन OMR शीट्स को कोई भी नहीं निकाल सकता था। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। अब जिन कैंडिडेट्स ने अपनी OMR शीट खाली छोड़ी होती थी स्कैमर्स के कहने पर, अब स्कैमर्स उन कैंडिडेट से पैसा मांगते हैं रैंक के हिसाब से जो उन स्टूडेंट्स को चाहिए। मतलब अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट रैंक चाहिए तो वो उतनी ही बड़ी कीमत देता था स्कैमर्स को। पैसा लेने के बाद स्कैमर्स रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले उस स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक दिलवा देते थे। मतलब OMR शीट खाली पड़ी है और उस कैंडिडेट का फर्स्ट रैंक आ गया है, पर अगर वेरिफिकेशन होगी तो ये स्कैमर्स पकड़े जा सकते हैं, और इस चीज से बचने के लिए ये खेलते हैं अपना मास्टर स्ट्रोक। स्कैमर्स कैंडिडेट को कहते हैं कि आप एक RTI फाइल करो कि हमें अपनी OMR शीट देखनी है, क्योंकि वो खुद जाके उस OMR शीट को नहीं निकाल सकते थे। OMR शीट बाहर आते ही स्कैमर्स रिजल्ट के अकॉर्डिंग उस शीट को करेक्ट कर देते थे, और यही वो एक गलती थी जिसकी वजह से वो सारे कैंडिडेट्स पकड़े जाते हैं जिन्होंने कभी भी पैसा देकर नौकरी हासिल की थी। असल में इन स्कैमर्स से गलती ये हो जाती है कि शुरुआत में जो स्कैनर मशीन्स इन OMR शीट को स्कैन करके रिजल्ट निकालती थी, ये स्कैमर्स उस रिजल्ट को एडिट करके बदल देते थे, और एडिट किए गए ये रिजल्ट इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते थे, जो बाद में उन स्टूडेंट्स के लिए और उनको रिकमेंड करने वाले हाई प्रोफाइल लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। डॉक्टर जगदीश सागर से पूछताछ के बाद जिन 4 लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है, उसके बाद व्यापम स्कैम का ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग सड़कों पर उतर आए और इंसाफ की मांग करने लगे। चारों तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद वहां के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान 26 अगस्त 2013 के दिन इस पूरे स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बनाते हैं, जिसे STF कहा जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि साल 2008 से ही व्यापम में ये स्कैम बड़े लेवल पर चल रहा था, और सिर्फ मेडिकल एग्जाम ही नहीं बल्कि व्यापम बोर्ड के अंडर जितने भी एग्जाम होते थे उन सब एग्जाम्स में पैसा लेकर अमीर माँ बाप के बच्चों को नौकरियां बांटी जा रही थी, जिसमें बच्चों से करीब 15 से 50 लाख रुपए तक लिए जा रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट और बड़े रैंक के हिसाब से, और ये अमाउंट 1 से 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता था अगर पोस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है तो। जिन 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था उनमें से एक आदमी था चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा, जिससे एक एक्सेल शीट मिलती है जो इन सब लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। स्पेशल टास्क फोर्स की यह टीम हायर करती है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को इस एक्सेल शीट की जांच करने के लिए, जिसका नाम था प्रशांत पांडे, जो पहले भी बहुत से केसेस में पुलिस की मदद कर चुके थे। और प्रशांत पांडे इस स्कैम को एक्सपोज करने वाला तीसरा सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं आशीष चतुर्वेदी और डॉक्टर आनंद राय के बाद। एक्सेल शीट की जांच करने के दौरान प्रशांत पांडे को कैंडिडेट्स और उनको रिकमेंड करने वाले हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी मिलते हैं जो इस पूरे स्कैम में शामिल थे, जिनमें से एक नाम था मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा का, और दूसरा सबसे बड़ा नाम था मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का। लक्ष्मीकांत शर्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर शिवराज सिंह चौहान पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, और प्रशांत पांडे को शक होने लगता है कि स्पेशल टास्क फोर्स के ये लोग इस लिस्ट में शामिल हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन STF ने 5 अगस्त 2014 के दिन प्रशांत पांडे को ही अरेस्ट कर लिया। STF का कहना था कि प्रशांत पांडे व्यापम स्कैम से जुड़े आरोपियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर प्रशांत पांडे का कहना था कि STF उनको इसलिए फंसाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि BJP के मिनिस्टर्स और शिवराज सिंह चौहान का व्यापम स्कैम में क्या रोल है।
इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के बाद प्रशांत पांडे को धमकियां मिलने लगती हैं और वो अपनी सेफ्टी के लिए कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह के पास जाते हैं। प्रशांत पांडे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि व्यापम स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने वाली एसटीएफ ने व्यापम स्कैम में शामिल नितिन महिंद्रा से मिली एक्सेल शीट के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि ओरिजिनल एक्सेल शीट में हाई प्रोफाइल लोगों के नाम लिखे हुए थे। प्रशांत पांडे से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि ओरिजिनल एक्सेल शीट में 131 लोगों के नाम थे, जिनमें कैंडिडेट के नाम, उनके रोल नंबर और उनको रिकमेंड करने वाले मिनिस्टर्स के भी नाम शामिल थे। और दिग्विजय सिंह दावा करते हैं कि ओरिजिनल एक्सेल शीट में 48 जगह पर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का नाम था, जिसे हटाकर 21 जगह पर सिर्फ मिनिस्टर लिखा गया और 7 जगह पर उमा भारती, एक जगह राजभवन और एक जगह एमएस लिख के छोड़ दिया गया और वहीं पर 18 जगह पर सीएम का नाम हटाकर उसे ब्लैंक छोड़ दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि ओरिजिनल एक्सेल शीट में सिर्फ 10 जगह पर उमा भारती का नाम था और एडिटेड एक्सेल शीट में 7 जगह पर सीएम का नाम हटाकर उमा भारती का नाम लिख दिया गया, जिस वजह से अब नई एक्सेल शीट में उमा भारती का नाम 17 बार हो गया था। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाकर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद कांग्रेस नेता एसआईटी के पास अपना ओरिजिनल एफिडेविट सबमिट करवाने पहुंचते हैं और ये एफिडेविट एसआईटी को देते हुए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि व्यापम स्कैम की चार्जशीट इस एक्सेल शीट पर आधारित है जो नितिन महिंद्रा से जब्त की गई थी, जिस एक्सेल शीट के आधार पर लक्ष्मीकांत शर्मा 1 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एसटीएफ के काम पर नजर रखने के लिए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने बनाया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उमा भारती का नाम शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाकर आखिर क्यों लिखा गया, जबकि वो बीजेपी की ही नेता है। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। साल 2003 में जब बीजेपी पहली बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर आती है तो उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली सीएम बनती हैं। लेकिन उमा भारती सिर्फ 259 दिन ही सीएम बनी रह सकी, फिर उन्हें हटाकर बाबूलाल गौर को सीएम बनाया गया। लेकिन बाबूलाल गौर भी 1 साल 98 दिन ही सीएम बने रह सके, फिर उन्हें हटाकर शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया गया। उमा भारती का ये मानना था कि शिवराज सिंह चौहान को ही सरकार में लाने के लिए उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया गया, इसलिए उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान के बीच कुछ खास बनती नहीं थी। इसलिए जब व्यापम स्कैम सामने आया तो पूरी बीजेपी में सिर्फ उमा भारती ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही थी, बाकी पूरी बीजेपी पार्टी शिवराज सिंह चौहान को बचाने में लगी थी। कांग्रेस की तरफ से एक और इल्जाम लगाया जाता है कि व्यापम स्कैम में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि उनकी पत्नी साधना सिंह भी शामिल थी, क्योंकि साल 2012 में हुए ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट एग्जाम में 17 कैंडिडेट अकेले महाराष्ट्र के गोंडिया जिले से थे, जहां की साधना सिंह रहने वाली थी और इन 17 लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी। इस टेस्ट में व्यापम ने 232 लोगों को नौकरी दी, जबकि पोस्ट सिर्फ 198 लोगों के लिए निकाली गई थी। जब जांच हुई तो 39 लोगों पर मुकदमा हुआ, लेकिन इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगने के बाद भी साधना सिंह से पूछताछ तक नहीं की गई। लेकिन इस पूरे स्कैम में एक और बड़ा चेहरा भी शामिल था, माइनिंग व्यापारी सुधीर शर्मा। सीएम की पत्नी साधना सिंह पर आरोप लगा कि साल 2012 में हुए एग्जाम में साधना सिंह ने 2 लड़कियों के नाम प्रेमलता पांडे और संध्या पांडे सुधीर शर्मा को फॉरवर्ड किए थे नौकरी दिलवाने के लिए। पर ये सुधीर शर्मा आखिर था कौन? सुधीर शर्मा असल में मध्य प्रदेश का एक बड़ा माइनिंग व्यापारी था, लेकिन जिस वक्त लक्ष्मीकांत शर्मा माइनिंग मिनिस्टर बने उस वक्त सुधीर शर्मा आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर में एक स्कूल टीचर थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए सुधीर शर्मा ने लक्ष्मीकांत शर्मा के माइनिंग मिनिस्टर बनते ही अपनी जॉब छोड़ दी और माइनिंग के बिजनेस में आ गया और कुछ ही सालों में सुधीर शर्मा माइनिंग में एक बड़ा नाम बन जाता है। लक्ष्मीकांत शर्मा और सुधीर शर्मा की दोस्ती इतनी अच्छी चल रही थी कि दोनों अपने एक तीसरे दोस्त पंकज त्रिवेदी को व्यापम एग्जाम कंट्रोलर बनाया और तीनों ने मिलकर इस स्कैम से बहुत पैसा कमाया। इस पूरे स्कैम में सिर्फ गरीब माँ बाप के बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता था, जबकि उनके सपनों को पहले ही पैसे लेकर बेच दिया जाता था। इस पूरे स्कैम में जिन भी लोगों का नाम सामने आया उन सब लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह का नाम बार बार सामने आने पर भी उनसे पूछताछ तक नहीं की गई।